प्रिय विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। यह कौशल सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न कौशलों के अंतर्गत एक बहुत ही प्रभावी एवं महत्वपूर्ण कौशल के रूप में माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक अध्यापक होने के नाते हमें कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी होती हैं। हमें वर्णन करना होता है, हमें व्याख्या करनी होती है, हमें उदाहरण देने होते हैं, साथ ही उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है। हमें स्टूडेंट्स की जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को सही एक्टिविटीज़ या करेक्टेड एक्टिविटीज़ के रूप में कन्वर्ट करना होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अध्यापक को कक्षा में ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी होती हैं। इन गतिविधियों को करने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि एक प्रभावी अंत्यक्रिया छात्र और अध्यापक के मध्य हो। तो इस अंत्यक्रिया को और प्रभावी बनाने का कार्य यह कौशल, जिसको हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं, करता है। क्योंकि यह माना जाता है कि प्रभावी शिक्षण के लिए यह आवश्यक होता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी अटेंशन कक्षा में केंद्रित करें। और यदि एक शिक्षक, एक अध्यापक यह कार्य करने में अपने आप को सफल पाता है, यानी क्या कार्य करने में, कि अपने विद्यार्थियों का ध्यान उस विषय पर और उस कक्षा में केंद्रित करने में यदि सफल हो पाता है, तो उसे हम एक प्रभावी शिक्षक या एक प्रभावी अध्यापक के रूप में मानते हैं। तो जब हम बात करते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल की, तो इसका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य यही है कि हम इस प्रकार का वातावरण कक्षा में उपस्थित करें जहां अधिक से अधिक ध्यान विद्यार्थी उस कक्षा में लगा पाएं, उस विषय पर लगा पाएं जिस विषय का शिक्षण कार्य किया जा रहा है। यदि हम इसके विभिन्न तत्वों का अवलोकन करें, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स की बात हम करें, तो इसके जो विभिन्न तत्व हैं वो निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण तत्व है वह ये है गतिशीलता, यानी कि मूवमेंट। दूसरा है हाव भाव, यानी कि जेस्चर्स। तीसरा है चेंज इन स्पीच पैटर्न, यानी कि स्वर में परिवर्तन। चौथा है अंत्यक्रियाओं में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। पांचवा है फोकसिंग, यानी कि ध्यान को केंद्रित करना। छठा है पॉजिंग, यानी कि विराम देना। और अगला है चेंज इन सेंसरी फोकस, यानी कि संवेदी केंद्रण में परिवर्तन करना। आइए हम एक एक करके इन विभिन्न तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला तत्व है मूवमेंट, यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का वह होता है मूवमेंट, जिसको हम शिक्षक की या अध्यापक की गतिशीलता के नाम से भी जानते हैं। आप देखते होंगे कि एक अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है तो यदि वह एक ही जगह स्थिर होकर पढ़ाता है तो वो उतना अधिक प्रभावी नहीं माना जाता। तो बहुत सारी गतिविधियों को करने के लिए अध्यापक को थोड़ा सा कक्षा में मूव करना होता है, संचालन करना होता है, गति करनी होती है। जैसे कुछ लिखने के लिए, जब हम ब्लैक बोर्ड का यदि यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए, या कोई हमें क्लास में डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं उसको करने के लिए, या कोई चार्ट या मॉडल हम कक्षा में दिखाना चाह रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए, या किसी विद्यार्थी से जब हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके उत्तर को स्वीकार करने के लिए, या जब विद्यार्थी कुछ लिख रहे होते हैं, आपके दिए गए तथ्यों को वे अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख रहे होते हैं, तो उसका निरीक्षण करने के लिए हम अध्यापक कक्षा में मूव करते हैं। और ये माना जाता है कि एक अध्यापक जितना प्रभावी तरीके से अपनी कक्षा में
गतिशीलता रखता है या मूवमेंट करता है, उतना ही प्रभावी शिक्षण माना जाता है, ताकि हर विद्यार्थी तक हमारी पहुंच बनी रहे, हम सभी विद्यार्थियों का अवलोकन कर सकें, उनके द्वारा की गई क्रियाओं को जान सकें, साथ ही यदि आवश्यक है तो उन्हें स्पष्ट निर्देश प्रदान कर सकें। तो जब हम इस विशिष्ट कौशल के आधार पर हम माइक्रो टीचिंग सेशंस में इस कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो हम इन सभी कंपोनेंट्स को, जिनको हम आगे करके अभी एक एक करके चर्चा करेंगे, इन सभी कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। अर्थात हम एक भावी अध्यापक के रूप में, एक छात्र अध्यापक के रूप में कक्षा में जब हम विशेष कौशल का विकास करना चाहते हैं, तो हमें प्रथमतः हमें को प्रयास करना होता है कि हम कक्षा में थोड़ा मूवमेंट करें, तो इन विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो अभी मैंने आपसे स्पष्ट किए हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वह है जेस्चर्स, यानी कि हाव भाव। जैसा कि हम जानते हैं कि एक शिक्षण को हम एक आर्ट भी मानते हैं और साइंस भी मानते हैं। शिक्षण अपने आप में एक कला है और हम मानते हैं कि एक शिक्षक कलाकार होता है। तो जब कलाकार होगा शिक्षक, तो उसको कला के विभिन्न नमूने भी कक्षा में प्रदर्शित करने होंगे। तो जो हाव भाव हैं शिक्षक के, वह एक कक्षा का वातावरण, प्रभावी वातावरण बनाने के लिए उसको विभिन्न प्रकार के हाव भाव का उपयोग करना पड़ता है। जैसे अपने हाथों का मूवमेंट, अपने सिर का मूवमेंट, या हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनका मूवमेंट, उनका संचालन। तो क्यों संचालन? ताकि हम अब विद्यार्थियों तक उस तथ्य को प्रभावी तरीके से पहुंचा पाएं जिस तथ्य को हम प्रभावी तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप कोई व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या करते हुए आपको ये बताना है कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। आपको ये बताना है एक छोटी सी बात है, तो आप बता सकते हैं कि छोटी सी बात है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के हाव भाव का उपयोग करके एक अध्यापक अपने कक्षागत शिक्षण को एक बहुत प्रभावी शिक्षण के रूप में परिवर्तित कर सकता है। अगला जो कंपोनेंट है वह है स्वर में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्पीच पैटर्न। चेंज इन स्पीच पैटर्न का क्या मतलब है? हम जब एक अध्यापक के रूप में जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक पूरी 1 घंटे की कक्षा में हर चीज़, हर बात, हर तथ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि हर तथ्य को भी हम बहुत जोर से या बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत करें। उस 1 घंटे की कक्षा में कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे तथ्यों को, ऐसे प्रमुख बिंदुओं को यदि हमें छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना है, तो हम जिस स्वर में पढ़ा रहे होते हैं उस स्वर से थोड़ा तेज स्वर में हम बात करते हैं, ताकि सभी विद्यार्थियों का ध्यान हमारी तरफ आ जाए। और आप देखते भी होंगे कि जैसे ये उतार चढ़ाव, ये स्वर में जो उतार चढ़ाव हैं, ये बहुत आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि जब हमारे स्वर में उतार चढ़ाव होंगे तो हमारे विद्यार्थी हम तक अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जब हम एक ही फ्लो में पढ़ाते जाते हैं या हमारा जो एक ही फ्लो रहता है, उस फ्लो को बनाए रखना बहुत कठिन होता है। तो हमें विभिन्न प्रकार के स्वर में उतार चढ़ाव की बात करते हैं अपने शिक्षण के दौरान लेकर आने चाहिए। तो ये जो कंपोनेंट है ये बात करता है कि जब हम कक्षा में कोई व्याख्या करें, किसी विशेष बिंदु को स्पष्ट करें, तो हमारे स्वर में उतार चढ़ाव हो, हमारे कुछ बिंदुओं पर तीव्र स्वर हो, कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा धीमे बोल के भी अपने बात को विद्यार्थियों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सकते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वह है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, यानी कि अंत्यक्रियाओं में परिवर्तन। एक अध्यापक होने के नाते आप जानते ही हैं कि हमें विभिन्न प्रकार की अंत्यक्रियाएं कक्षा में करनी होती हैं। कैसी अंत्यक्रियाएं? जैसे शिक्षक एवं छात्र के मध्य होने वाली अंत्यक्रियाएं,
छात्र के द्वारा शुरू की जाने वाली और शिक्षक के द्वारा रेस्पोंड की जाने वाली अंत्यक्रियाएं, साथ ही विभिन्न विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंत्यक्रियाएं। यदि एक कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट कक्षा का है, तो हमें अपनी जो अंत्यक्रियाएं हैं उनको परिवर्तित करते रहना चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि यदि प्रभावी शिक्षण हम करना चाहते हैं तो विभिन्न प्रकार की अंत्यक्रियाओं का उपयोग अपने शिक्षण में हम करें। तो 3 प्रकार की प्रमुखतः अंत्यक्रियाएं होती हैं। टीचर क्लास इंटरेक्शन, जहां एक शिक्षक पूरी की पूरी कक्षा के साथ एक साथ इंटरेक्शन करता है, एक साथ अंत्यक्रियाएं करता है, साथ ही उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी देता है। दूसरे प्रकार की अंत्यक्रिया, जहां एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ किसी एक विशिष्ट स्टूडेंट के साथ अंत्यक्रिया करता है। जैसे हमारे कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, लेकिन एक जो कोई भी स्टूडेंट है, मान लिया राम है, तो हम राम के साथ विशेष रूप से बात करते हैं कि हाँ राम, तुम बताओ, तुम्हें समझ में आया क्या, तुमने कितना जाना, तुम उत्तर दो। तो जब एक पर्टिकुलर एक विशिष्ट विद्यार्थी के साथ हम अंत्यक्रिया करते हैं तो उसे हम टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। तीसरी जो अंत्यक्रिया है वह अंत्यक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के साथ इंटरेक्शन करता है। प्रजातांत्रिक वातावरण यदि कक्षा में आपको बनाना है तो आपको इस तरीके का माहौल बनाना होता है कक्षा में, जहां पर विद्यार्थियों को भी अकादमिक बातें करने की छूट आपस में हो। यानी कि एक विद्यार्थी कुछ प्रश्न पूछे और दूसरा विद्यार्थी यदि उसका जवाब जानता है तो वहां पर वह उसका जवाब प्रस्तुत कर दे। तो हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की इंटरेक्शन होते हैं तो हमें एक अध्यापक होने के नाते विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शन यानी कि विभिन्न प्रकार की अंत्यक्रियाओं को अपने कक्षा शिक्षण में जगह देनी चाहिए, ताकि हमारे कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक हो, सभी को मौका मिले और एक प्रभावी अंत्यक्रिया हम कर पाएं। अगला जो एक कंपोनेंट है इस उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, वह है ध्यान को केंद्रित करना यानी कि फोकसिंग। और यह फोकसिंग भी 2 तरीके से होती है, वर्बल फोकसिंग और जेस्चरल फोकसिंग। यानी कि जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए स्पष्ट रूप से उनके सम्मुख बोलता है कि देखिए, यहाँ पर देखिए, या मुझे देखिए, या पावर पॉइंट के इस बिंदु को देखिए, या श्यामपट्ट पर लिखी गई सामग्री को ध्यानपूर्वक देखिए, या अपनी पुस्तक में इस पेज पर लिखे इस विषय वस्तु को ध्यान से देखिए, तो इसको हम वर्बल फोकसिंग का नाम देते हैं। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि जब हम जैसे बात की थी अभी कि सभी विद्यार्थियों का ध्यान उस विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करना आवश्यक होता है, जो विशिष्ट बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है उस विद्यार्थी को जानना। अगला जो ध्यान केंद्रित करने का तरीका है वह है जेस्चरल फोकसिंग। जैसे हम अपनी उंगली के माध्यम से, हम अपने हाथ के माध्यम से, या हम किसी अन्य नॉन वर्बल या अशाब्दिक माध्यम से विद्यार्थियों को ये कहते हैं कि किसी विशिष्ट बिंदु को देखने के लिए या किसी विशिष्ट वस्तु पर फोकस करने के लिए जब हम कहते हैं तो वो जेस्चरल फोकसिंग के अंतर्गत आता है। अगला जो तत्व है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, वह है बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है पोजिंग, विराम। आप सोचेंगे कि विराम किस प्रकार से इसका तत्व हो सकता है। विराम का तात्पर्य क्या है? विराम का तात्पर्य यह है कि जब विद्यार्थी कक्षा में पढ़ा रहा हो, जब अपना इंटरेक्शन अपने विद्यार्थियों के साथ वो अंत्यक्रियाएं कर रहा हो, तो उस अंत्यक्रिया के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना, थोड़ी देर के लिए विराम देना भी आवश्यक होता है। यानी कि एक ऐसा बिंदु जब ना विद्यार्थी कुछ बोल रहा हो, ना शिक्षक कुछ बोल रहा हो, और कक्षा में शांत वातावरण हो। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि जब कक्षा में एक अध्यापक कोई शिक्षण कार्य कर रहा है, किसी विशेष विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा है, तो छोटे छोटे गैप्स में
उस विषय वस्तु को बताने के बाद में एक ऐसा अवसर दिया जाना कि ताकि विद्यार्थी उस विषय वस्तु पर थोड़ा चिंतन कर सके, थोड़ा सोच सके। और खासकर ये जब महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप प्रश्न कर रहे हो, जब आप कुछ प्रश्न कर रहे हो कक्षा में, तो आपको विद्यार्थियों से कहना होता है कि हाँ बाब हम कुछ प्रश्न करेंगे इस विषय से संबंधित। तो प्रश्न पूछने के बाद में थोड़ा विराम दिया जाना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि ताकि विद्यार्थी यह सोच सके, यह जान सके कि हाँ कि इस प्रश्न के बाद में मुझे क्या उत्तर देना है। अन्यथा तो कई बार स्थिति यह होती है अपने विद्यार्थी का नाम पूछा और वो अपना ही नाम भूल जाता है, तो प्रश्न का उत्तर तो क्या देगा। तो इसलिए आवश्यक ये होता है कि जब हम कक्षा में पढ़ाएं, जब पढ़ाते समय और खासकर जब हम प्रश्न पूछें तो हल्का सा बीच बीच में हम विराम भी देते रहें ताकि विद्यार्थी उस विशेष विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, उसे रिटेन कर सकें अपने मस्तिष्क में। अगला जो तत्व है वह तत्व है चेंज इन सेंसरी फोकस, यानी कि संवेदी केंद्रण में परिवर्तन। एक शिक्षक, एक अध्यापक कक्षा में विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं को प्रस्तुत करता है। वह कई बार वर्बली यानी कि शाब्दिक रूप से चीज़ों को बताता है ना, और जिसको हम ओरल मीडिया के नाम से जानते हैं। वह कभी कभी चार्ट या कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रदर्शन करके चीज़ों को दिखाता है जिसको हम विजुअल मीडिया के रूप में जानते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि यदि यह एक मीडिया, एक ही मीडिया बहुत देर तक चलता रहता है तो उबाऊ हो जाता है और उस पर ध्यान केंद्रित करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसलिए हमें आवश्यक ये होता है कि जो विभिन्न प्रकार के माध्यम आप यूज कर रहे हैं उन माध्यमों में परिवर्तन होता रहे, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन थोड़ी थोड़ी देर में होता रहे। और इसी परिवर्तन को हम कहते हैं चेंज इन सेंसरी फोकस, यानी कि संवेदी केंद्रण में परिवर्तन। कैसे होता है ये? 3 प्रकार से हम संवेदी केंद्रण में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ओरल टू ओरल विजुअल, यानी कि जब आप किसी विषय वस्तु की व्याख्या कर रहे हो और व्याख्या करने के पश्चात आप फिर बताते बताते, व्याख्या करते करते उस ऑब्जेक्ट को अपने विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तब इस स्विचिंग को या इस परिवर्तन को हम ओरल टू ओरल विजुअल स्विचिंग कहते हैं। यानी कि आप मौखिक रूप से चीज़ों को बता रहे हैं और मौखिक रूप से चीज़ों को बताने के बाद में धीरे धीरे मौखिक रूप से बताते जा रहे हैं, लेकिन हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो उनके सामने प्रस्तुत करनी है वो प्रस्तुत भी कर दे रहे हैं। दूसरा जो प्रकार है वह होता है ओरल टू विजुअल स्विचिंग, यानी कि पहले आप किसी विषय वस्तु को स्पष्ट कर देते हैं बोलकर शब्दों के रूप में, और उसको स्पष्ट करने के पश्चात आप फिर क्या करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैप को, किसी चार्ट को या ग्लोब को, यानी कोई भी जो सामग्री जिसका आप उपयोग करना चाह रहे हैं उसको अपने विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर देते। तो यहां पर क्या होता है, ओरल टू विजुअल स्विचिंग हम करते हैं, यानी कि पहले हम विषय वस्तु को बता रहे होते हैं और फिर हम उस विषय वस्तु को वहां पर प्रदर्शित भी कर रहे होते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है विजुअल टू ओरल स्विचिंग, यानी कि जब एक अध्यापक कक्षा में कोई डिमोन्स्ट्रेशन कर रहा है या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वह शांत रहकर एक्सपेरिमेंट करता है, वह शांत रहकर कुछ डिमोन्स्ट्रेशन अपने विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा होता है। डिमोन्स्ट्रेशन की समाप्ति के पश्चात वह विद्यार्थियों को उस डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में एक्सप्लेन करके बताता है। तो इस प्रकार की चेंज को, इस प्रकार की स्विचिंग को हम विजुअल ओरल स्विचिंग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सभी कंपोनेंट का उपयोग करके हम एक प्रभावी अध्यापक कक्षा में तैयार कर सकते हैं। तो जब हम इस स्किल का उपयोग करते हैं प्रशिक्षण के लिए तो हम क्या करते हैं, हम एक इस प्रकार की पाठ्य योजना बनाते हैं, एक छोटी पाठ्य योजना 5 से 7 मिनट की पाठ्य योजना बनाते हैं जिसमें इन सभी तत्वों का उपयोग करके हम
प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम उसमें थोड़ा सा मूवमेंट करके देखते हैं, थोड़ा हम पोज लेके देखते हैं, हम चेंज करते हैं अपने स्वर का स्तर, हम सेंसरी फोकस को चेंज करते हैं और हम उस सभी कंपोनेंट का उपयोग करते हुए, उन तत्वों का उपयोग करते हुए अपने आप को एक प्रभावी अध्यापक के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कौशल है। यदि आपको अपनी कक्षा को जीवंत बनाना है, अपनी कक्षा को प्रभावी बनाना है, तो इस कौशल का उपयोग करते हुए एक प्रभावी अध्यापक के रूप में अपने आप को आप स्थापित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।